टेलीविजन पर देखिए काल का पाताल लोक। पहली बार मृत्यु लोक से लाइव रिपोर्टिंग। मौत के खदान में उतरने को कौन करता है विवश? कोयले के काले साम्राज्य में कौन कौन है शामिल? ग्रामीणों की मौत पर मौन क्यों रहता है शासन और समाज? तो धनबाद में कोयले का काला कारोबार काली कमाई का मोटा जरिया है। मंगलवार को धनबाद में 3 जगहों पर बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की गलती 6 से आगे बढ़ी नहीं। मलबे से शवों के निकलने का सिलसिला जारी था, लेकिन बुधवार होते होते प्रशासन से रेस्क्यू रोक दिया और ऐसे में हमारी टीम उस अवैध खदान में उतरी जिसे आप धनबाद का मृत्यु लोक कह सकते हैं। और पहली रिपोर्ट गोपीनाथपुर के खदान से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। काले हीरे का सबसे मशहूर शहर धनबाद, जहां हर ओर कोयला ही कोयला है और यही कोयला यहां के लोगों के लिए काल बन चुका है। चंद पैसों की लालच में लोग नियम कायदे भूल जाते हैं कि अवैध खदान साक्षात मृत्युलोक है। भूल जाते हैं कोयले का सिंडिकेट उनकी जान की परवाह नहीं करता। धनबाद में कोयले के अवैध खनन से सरकार को हर महीने अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हर महीने कोयले के अवैध खनन में लोग मर रहे हैं, एक के बाद एक मौत हो रही है। धनबाद में लाशों पर कोयले का काला साम्राज्य बना है। टीवी इतिहास में पहली बार कोयले के उस मृत्युलोक में हम आपको लेकर जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों की न जाने कितनी लाशें दबी पड़ी हुई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर मरने वालों को कभी बाहर नहीं निकाला जाता। निरसा विधानसभा क्षेत्र फिर से एक बार चर्चा में है और ये चर्चा अवैध उत्खनन के दौरान 15 लोगों की मौत के बाद से शुरू हो चुकी है। मैं उसी अवैध उत्खनन स्थल पर, या यूं कहें कि जो मौत के खदान हैं, अवैध उत्खनन खदान हैं, मैं उसके अंदर हूं। ये पहली बार आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर कोयला काटने का काम चलता है। ये अंदर की तस्वीर है। जितना अंदर आप जाएंगे, ये खोह, ये अंदर, ये गुफा, इस बात का संकेत है कि लोग अंदर में किस तरह से कोयले की कटाई करते हैं। शिफ्ट लगती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस तरह से अलग अलग, अगर आप जो कोलियरी की बात करें, संस्थान की बात करें, जहां पर लोग शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक उसी तरह ऐसे अवैध खदानों में भी ग्रामीणों के द्वारा शिफ्ट के जरिए कोयला काटा जाता है। अंदर की तस्वीर इतनी भयानक है कि आप अंदर जब जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंदर चाहे वो बोरियों की बात करें, जो कोयले काटे गए हैं उसके निशान की बात करें, हर चीज साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन जिला प्रशासन हो या सरकार हो या ईसीएल हो, उनको ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं। वो जब इस तरह की घटना घटती है उसके बाद इस बात से इनकार कर देते हैं कि इस तरह की कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे अंदर जो खदान तैयार किए गए हैं, जो कोयला काटने वाले जो जगह हैं, वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। और ये तस्वीरें, यकीन मानिए, ये पहली बार है जब अवैध उत्खनन स्थल, जो खदान जिसको कहते हैं, जो मौत के खदान हैं, इस तरह के मौत के खदान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग जब कोयला काटना शुरू करते हैं, बड़े बड़े इस तरह के जो माइंस है, वहां की क्या तस्वीरें होती हैं। जितने अलग अलग इस तरह के मुहानों में आप प्रवेश करेंगे, आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये जो निशान है, ये निशान छोटे छोटे औजार से, चाहे वो छेनी की बात करें, सबल की बात करें, ये जो छोटे छोटे औजार होते हैं, उन्हीं औजार से कोयले की कटाई होती है। ये पहली बार है जब हमारी टीम धनबाद के उस मृत्युलोक से लाइव रिपोर्टिंग करने पहुंची,
जो प्रशासन की नजरों में है ही नहीं। ईसीएल के प्रशासन हर बार यह कहकर मुकर जाते हैं कि यहां कोई अवैध खदान नहीं है। जान हथेली पर रखकर हमारे संवाददाता मौत के उस खदान में उतरे हैं जहां ग्रामीण हर रोज काले हीरे की कटाई करते हैं। अंदर की जो एक और तस्वीर जिसको देखने के बाद आपको और भी यकीन हो कि जब अंदर आप जाएंगे तो पानी रिसता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे खदान के अंदर की तस्वीरें हैं जो आपको इस बात के लिए सोचने पर मजबूर करेंगी कि हाँ, इस तरह के खदानों में जब हजारों की संख्या में ग्रामीण अंदर प्रवेश करके कोयला की कटाई करते हैं तब की क्या तस्वीर होती है। बहुत अंदर तक की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि इसके आधे किलोमीटर अंदर तक भी जाएं तो ये कम पड़ जाएगा। और इस तरह के माइंस तैयार किए गए हैं लोगों के द्वारा। ये तब संभव हो पाता है जब ईसीएल प्रबंधन के द्वारा, जो निरसा का ये इलाका है, पहले यहाँ से कोयला निकासी की जाती है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है इस ऐसे माइंस को बचाने के लिए, उसे भरने के लिए, वो प्रक्रिया फुलफिल नहीं की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी बोरियां अंदर दिख रही हैं उसी अंदाज से आप समझ लीजिए कि कितने लोग अंदर प्रवेश करने के बाद कोयले की कटाई करते होंगे। कोयलाखोरों का ये बेहद ही खतरनाक संसार है। काले हीरे का पत्थर दिल विलेन यहां ग्रामीणों को मोहरा बनाता है। जी हां, मोहरा। इन अवैध खदानों से महज 50 रुपये प्रति बोरे कोयले का उठाव होता है, जो बाजार तक पहुंचते पहुंचते 200 रुपये तक हो जाता है। जो सबसे बड़ा सिंडिकेट है उस सिंडिकेट का शिकार भी होते हैं, क्योंकि जो बोरियां आप देख रहे हैं महज 50 से 60 रुपए में ऐसे खदानों से उठाए जाते हैं। और अगर आप शहर की बात कर लें, किसी शहर के इलाके में बेचने की बात कर लें, तो ये बोरियां जो हैं वो 200 रुपए से ज्यादा में, छोटी बोरियां जो मैं सीमेंट की बोरियों की बात कर रहा हूं, 200 रुपए से ज्यादा में उसे बेची जाती है। अगर आप टन के हिसाब से बात करें तो 12,000 रुपए टन के हिसाब से बनारस की मंडी तक पहुंचाया जाता है। देखिए, पानी बहुत ज्यादा रिस रहा है और हमारे कैमरे पर भी ये पानी लगातार जो ऊपर से जो बूंदे आ रही हैं वो कैमरे पर भी आ रही हैं। हादसे के बाद अब रेस्क्यू को रोक दिया गया है क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि मौत का आंकड़ा बढ़े। हमारी टीम मौत के उस मुहाने पर खड़ी थी जो कोयले के एक पिलर के सहारे बचा हुआ था। अगर ये पिलर कमजोर पड़ जाए तो निश्चित ही चाल धंस सकता है। वो बचाव कार्य सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ेंगे, लोगों के शव बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे ईसीएल प्रबंधन, स्थानीय पुलिस फंसती चली जाएगी। इसलिए यहां बचाव कार्य को रोक दिया गया है। देखिए, जो सामने एक पिलर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, उस पिलर के ही सहारे ऊपर का हिस्सा है। अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर ये पिलर कमजोर पड़ जाए तो स्वाभाविक तौर पर ये पूरा जो ढांचा है वो नीचे की ओर गिर जाएगा। और ऐसी ही घटना लगातार इस इलाके में होती रहती है। जब कमजोर पड़ने के बाद ऐसे पिलर टूट जाते हैं और बड़ी घटना घटती है। ऐसे अवैध खदान कहर बनकर टूटता भी है। हर बार ग्रामीणों की मौत आती है, लेकिन न तो कोई मौत की खबर करता है, न ही पुलिस पूछने आती है। जिला प्रशासन नहीं चाहती है कि इस तरह के बचाव कार्य चलाए जाएं, क्योंकि अगर इस बचाव कार्य के जरिए जितने भी शव ऐसे खदानों से बाहर आएंगे, उतना ज्यादा ये बात पक्की हो जाएगी, पुख्ता सबूत होगी कि कैसे यहां अवैध उत्खनन चल रहा था। दूसरा जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि यहां दावा करने वाला भी कोई नहीं है। दावा भी कौन करे? जो लोग यहां पर ग्रामीण आते हैं कोयला काटने के लिए, अगर उनके परिवार की तरफ से कोई मिसिंग का दावा किया जाता है, कोई ये कहता है कि हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई अगर इसके अंदर दबे हुए हैं, तो सबसे पहले उस परिवार पर प्राथमिकी दर्ज होगी। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि कोई दावा करने वाला हो। और यही एक कारण है कि जिला प्रशासन या ईसीएल की अगर हम बात करें तो बहुत ही ठंडे दिमाग से इस तरह के बचाव कार्य को रोक दिया जाता है, ताकि और शव बाहर नहीं आ सके, और दावा करने वाले तो आएंगे ही नहीं। कोयले के काले कारोबार में पुलिस से लेकर नेता तक सभी की एक बड़ी हिस्सेदारी होती है। लाखों रुपए पुलिस अधिकारियों को बतौर पेशगी दी जाती है। अवैध कोयले को ट्रकों के जरिए फर्जी कागजातों पर बाहर मंडी तक भेजा जाता है। ये खेल सरकार का है। ये खेल जो वैसे राजनीति करने वाले लोग हैं, जिसकी हिस्सेदारी इसमें तय है, उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए
ये जो मैं कहता हूं कि सिंडिकेट यहां काम कर रहा है, इस सिंडिकेट में 3 भाग हैं। आप गांव वालों को छोड़ दें, गांव वालों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव वालों को सिर्फ और सिर्फ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ लीजिए कि इन छोटी बोरियों से कोई कितना पैसा कमा सकता है, लेकिन इन्हीं छोटी बोरियों में जो कोयले बंद हैं, जब ऐसे हजारों बोरियां ऊपर चढ़ती हैं, जब ऐसे बोरियों से कोयले को बाहर कर बड़े बड़े ट्रकों में लादा जाता है और वो ट्रक जब बनारस की मंडी तक पहुंचते हैं, तो जो कोयला यहाँ 5,000-6,000 रुपए टन है, वो बनारस में जाकर 14,000 रुपए टन में बिकता है। तब आप समझ लीजिए कि जो सिंडिकेट का 3 बड़ा हिस्सा है, चाहे वो राजनीति में शामिल लोग की बात कर लें, जो कोयला माफिया हैं उनकी हम बात कर लें, और जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं निरसा से लेकर बनारस की मंडी तक में जो सड़क किनारे जितने भी थाने हैं, उन थानों की अगर आप बात कर लें तो उनका अपना हिस्सा तय होता है। इसलिए जब इस तरह की घटना घटती है तो कोई नहीं चाहता, सिर्फ ये घड़ियालू आंसू बहाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बहुत दर्द है, लेकिन कोई दर्द नहीं होता। असल दर्द तो ये होता है कि उनके पॉकेट में आने वाला पैसा कम हो रहा है, इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। मतलब साफ है, सफेद पोशों की सरपरस्ती में कोयले का स्याह कारोबार चल रहा है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो धनबाद में कोयले का अवैध खनन का धंधा कोई नया नहीं है। राज्य में सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, ईसीएल का महाप्रबंधक चाहे जो कोई भी हो, कोयला खदानों के मुहाने कोयला माफियाओं के इशारे से खुलते हैं और बंद होते हैं। और इस बात का यह खुलासा कर रहा है कोल माफिया, सफेदपोश और पुलिस प्रशासन के कामकाज पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ अमर हैं। हम बहुत ज्यादा इनका परिचय इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये जरूरी मैं नहीं समझता हूं। अमर, हमको ये बताइए, अगर ये पीछे माइंस है, हम इसी को उदाहरण के स्वरूप में रखें, यहाँ अगर गांव के लोग आए तो शुरुआत कैसे होती है? ये तो सपाट दिख रहा है अभी फिलहाल, कैसे आप लोग शुरुआत करते हैं? शुरुआत होगा ही आगे, इसको 3 फीट हम लोग दरवाजा काटेंगे। दरवाजा मतलब मुहाना? हाँ, ठीक। उसके बाद हर 4 से 5 फीट में पिलर छोड़ा जाता है। 4 से 5 फीट में? हाँ, पिलर छोड़ेगा। अच्छा, उस पिलर की भरोसे में आदमी काम करता है। अच्छा, जिस दिन वो पिलर गिर जी गया, हाँ। समझिए आदमी नहीं जाएगा। फिर मेन खेला इसका पिलर रहेगा। तो यानी अभी जो घटना घटी वहाँ जरूर पिलर कमजोर हो गया? पिलर कमजोर हो गया है, इसलिए ये घटना घटी है। दीवार ठोक के बता देगा यहाँ कितना माल निकलेगा। मतलब छेनी ठोकेगा, पता चल जाएगा? पता कर लेगा लोग। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं पिलर, पिलर कितना चौड़ाई उसका कुछ? इसका कोई सीमा नहीं होता है। अच्छा, इसका कोई सीमा नहीं है। आप 10 फीट छोड़ सकते हैं, 10 फुट का छोड़ सकते हैं, 20 फुट का छोड़ सकते हैं, 3 फुट का छोड़ सकते हैं। जैसा चाल रहता है वैसा छूटता है। किसी को 50 वाला काटना, किसी को 40 वाला काटना है। एक दिन में? एक दिन में वो लोग काट देगा। ये ट्रेंड रहते हैं सर? ट्रेंड किया रहता है इसमें। इसको मलकट्टा? हाँ, मलकट्टा बोलते हैं। हम लोग मलकट्टा बोले तो सही होगा? हाँ, मलकट्टा बोलते हैं। और गांव वाले लोग दिन भर में कितना करते हैं? बोल रहे हैं 10-15 बोरा ही कर पाते हैं। गाँव वाले लोग ज्यादा भी नहीं कर पा रहे, इसलिए कि बाहर से जब लेबर आ गए हैं ना, तो जगह कम है। जगह तो उतना है नहीं, जगह 50 आदमी के 500 आदमी है। 500 आदमी है तो जितना जगह होता है ना काम कीजिएगा, बस जगह के अनुसार ही गाँव वाले कम ही कर पा रहे हैं। मतलब एक टीम जो है सिर्फ कोयला काटती है, बस दूसरा टीम होगा उसको ऊपर फेंक देगा, तीसरा टीम पहुंचाने का काम करता है। मतलब 3 भाग है? 3 भाग है। और इसमें फिर जो खरीदने वाला है, पैसा कौन देगा आपको? आपको पैसा कौन देता है? साइकिल वाला। अच्छा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक जो कोयला काटा वो साइकिल वाला को बेचा, और साइकिल वाला फिर जो है वो ट्रक वाला को बेचेगा, या जो माफिया है उसको बेचेगा, डिपो में बेचेगा, भट्ठा में बेचेगा। जैसे ये ईसीएल का एरिया है, तो उसका लोग नहीं आता, सीआईएसएफ का हो या ईसीएल का गार्ड आता है। कभी कभी रेड मार्क ले जाता है अपना दिखाने के लिए, कभी खाना वाला दिखाने के लिए। हाँ, तो सबका बंधा हुआ है, सबको पसंद से बंधा हुआ है। आप लोग को देना पड़ता है कि ऊपर वाला लोग संभाल लेता है? संभाल लेता है, हम लोग में कोई रोल नहीं है। आप लोग कोई नहीं, जो बड़ा माफिया है वो लोग संभालेगा? वो लोग सब संभाल लेगा। और ये राजनीतिक दल वाला को कोई वही लोग संभालता है या उसको? उसका हमारा बारे में नॉलेज, लोकल वाला लोग ना, उसका बारे में हमको नॉलेज। कोल माफिया और सफेदपोश के सांठगांठ से धनबाद में ऐसे कई मौत के खदान हैं जहां जिंदगी दम तोड़ देती है, लेकिन सरकार और प्रशासन की खामोशी नहीं टूटती। धनबाद का एक और मृत्यु लोक।
1 फरवरी को धनबाद में बीसीसीएल के दाहीबाड़ी में पैच पर भी हादसा हुआ। चाल धंसने से यहां पतलाबाड़ी गांव की 3 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव वाले शव को लेकर भाग गए। मंगलवार को एक साथ 3 स्थलों पर अवैध उत्खनन कर रहे लोगों पर मौत का मंजर इस तरह बरपा कि 15 से ज्यादा लोग जमींदोज हो गए। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये बीसीसीएल का दहीबाड़ी सी पैच एरिया है। इससे पहले हमने जो 2 इलाकों का जिक्र किया और जो तस्वीरें आप तक पहुंचाई, वो ईसीएल का इलाका था। इस कोयले के कारोबार में, इस अवैध उत्खनन के कारोबार में ईसीएल ही नहीं, बीसीसीएल भी पूरी तरह से कसूरवार है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख सक रहे हैं, यहां कल जो घटना घटी, इसमें 3 महिलाओं के मरने की सूचना है, उनके जमींदोज होने की सूचना है। दरअसल ये खदान बीसीसीएल के अंदर है। आउटसोर्सिंग कंपनी यहां खनन करती है, लेकिन इस जमीन के मालिक का दावा है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। करीब 1.5 एकड़ जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से रैयत नाराज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध राय है। सुबोध राय। आप कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी है? हाँ, जमीन मेरा है। कितना? मेरा है 1.5 एकड़। किसके नाम से है? मेरा दादाजी के नाम पे है। क्या है दादा? उपेंद्र राय। उपेंद्र राय। उपेंद्र राय। हाँ। अच्छा, फिर ये कैसे यहाँ खनन हो रहा है? सो ये मैनेजमेंट जो है हमारे जमीन वाले, जितना जमीन वालों के है, सबसे स्वतंत्र से व्यवहार कर रहा है। पहले फोन किया, उसके बाद बोल रहा हम मौजा देंगे, अभी तक मौजा नहीं दिया बीसीएल। ऊपर से धमकी दे रहे जन, तुम्हारा पे केस देंगे को, अगर हम नहीं धपने देगा तो। वैसे करके यहाँ से 3.5 लाख टन कोयला उड़ा यहाँ से। उसका मन राशि बन रहा है 17 करोड़ 60 लाख का, और उसका पेमेंट करना है 1 करोड़ पेमेंट करना है जमीन का मौजा। दहीबाड़ी सी पैच हादसे पर सब कोई खामोश है, लेकिन यहाँ घटनास्थल पर महिलाओं के चप्पल, उनके कपड़े, कोयला ढोने वाली टोकरी सबूत है कि यहाँ कोयला काल बनकर गिरा था। बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या वाकई में जो युवक कह रहे हैं कि ये इनके दादाजी की जमीन है, अगर इनकी जमीन है तो कैसे बगैर मुआवजा के यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी को खनन के लिए, कोयला का खनन करने के लिए कैसे उन्हें अनुमति दे दी गई? कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, दहीबाड़ी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। बेतिया के नरकटिया